राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और सब अपने अपने घर में अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये जनरल स्टडीज़ का हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे PYQs जो थे वो लगाने वाले हैं। और आपको पता है पहली क्लास जैसे हुई थी बहुत ही अच्छा हमारा रिवीजन हुआ था, ऐसे ही इस क्लास में भी हम और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो बिना देरी करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा इस वीडियो का थीम रहने वाला है, जैसी धारणा वैसे आप, यू बिकम वॉट यू बिलीव इन। ये लाइन आपको याद रखनी है। जैसी आप सोचोगे, जैसा आप बिलीव करोगे वैसा आप बनते जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। कुछ भी हो लाइफ में, कितनी भी मुश्किलें आएँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानो या फिर अपने अंदर बिलीव रखो। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर का ही ये क्वेश्चन है। फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड वॉज, मतलब पहला मैमल जिसको क्लोन किया गया था वो क्या था? फ्रॉग, रैट, शिप या फिर गोट, मेंढक, चूहा, भेड़ या बकरी। तो आपको पहला पता होना चाहिए कि पहला मैमल या स्तनपायी जो है वो जिसको क्लोन किया गया था वो थी आपकी एक शीप, एक फीमेल शीप, ठीक है, जिसका नाम था डॉली। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फीमेल शीप थी और इसको किया किसने था और ये हुआ कहाँ था, तो ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था आपका स्कॉटलैंड में, एक इंस्टीट्यूट का नाम है रॉसलिन इंस्टीट्यूट, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड, वहाँ पे। और ये जो कारनामा है ये किसने किया था, इनका नाम याद रखिएगा, कीथ कैम्पबेल। कीथ कैम्पबेल ये इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने पहली शीप मैमल को क्लोन किया था, ठीक है। बस इतना याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये NCERT का ही एक पूछा गया सवाल है, या फिर मतलब एक NCERT से ही पूछा गया सवाल है। देख सकते हैं आप, रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है, स्कॉटलैंड में जो है। ओके, कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 में फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। डॉली इसका नाम था। किसके अंडर हुआ था? तो इयान विल्मट के और उसके कलीग्स के अंदर हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लोनिंग कैसे करती है ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता चाहिए पहली शीप थी जिसको क्लोन किया गया था। अच्छा, पहला आपको पता है कि स्पेस में भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन था? कौन था क्या? अच्छा, ये बता दो मुझे, ये मेल था या फीमेल थी और उसका नाम क्या था, ये बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स और ऑथर पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। पुस्तक और लेखक के जो पेयर दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है? सूरज प्रकाश, कर्णिदान और कृतार भावनी, कवि ईश्वरदास, देश दर्पण, शंकरदान, क्या है, समौर, रघुनाथ रूपक, मच्छराम सेवक। तो कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो कीर्तन भावनी है या फिर ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कीर्तन भावनी के द्वारा ये जो बुक है वो है कवि दुर्श आधा, और कवि ईश्वर दास ने जो बुक लिखी है उसका नाम है हरिरास, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप मुझे बताएंगे कि चंद बरदाई जो बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? और सूर्यमल मिश्रा,
सूर्यमल मिश्रा ने कौन सी बुक लिखी थी? कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? श्यामल दास। और विजय देन, विजय देन देता, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? और आप मुझे बताइए एक और क्या नाम था उनका? कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया, स्पेलिंग मैं सही लिख रहा हूँ आई होप, लाल सेठिया। बाकी स्पेलिंग से स्पेलिंग क्या ही पूछी जाती है, तो आपको पता ही होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। तो चंद बरदाई ने आपको पता है किसके बारे में बुक लिखी है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इनकी बुक का नाम है। सूर्यमल मिश्रा की दो बुक आपको पता होनी चाहिए, एक है वंश भास्कर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और एक है वीर सतसाई, सतसाई। ये दो बुक आपको पता होनी चाहिए। कवि श्यामल दास की आपको भी दो जो बुक है वो पता होनी चाहिए, वो है वीर विनोद। ठीक है। विजय देन देता की दो बुक आपको पता होनी चाहिए, एक है दुविधा, दुविधा, और एक है बतनरी फुलवारी, फुलवारी। ठीक है। वहीं कन्हैया लाल सेठिया की कुछ किताबें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि धरती धुरारी, धुरारी, और लीलटन्स, लीलटन्स, और पठल एंड बिठल, पठल एंड बिठल। ठीक है। ये सारी बुक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत सारी बुक्स बार बार पूछी गई हैं। चंद बरदाई की भी बुक पूछी गई है, सूर्यमल मिश्रा की भी बुक पूछी गई है, और वीर विनोद के बारे में भी पूछा गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द जयपुर टेस्ट थिएटर फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर? तो जयपुर थिएटर फेस्ट जो है जयपुर में कब ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना? और सबसे पहली बार, अच्छा मुझे बताओ सबसे पहली बार कब किया गया था? तो सबसे पहली बार ये जो है ये किया गया था 2001 में। तब से ये चला आ रहा है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री करती है? ये इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान करवाती है। ठीक है। 5 दिन का होता है। ठीक है। और जो हुआ था उस टाइम पे 2022 में, वो था अप्रैल के महीने में। ठीक है। और जगह कौन सी थी? तो जगह थी आपकी जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, और क्या था? तारामणि फाउंडेशन, इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, मुंबई में भी एक होता है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। मुंबई में भी एक सिमिलर टाइप का फेस्ट होता है जिसका नाम है संगीत बरी ड्रामा, संगीत बरी ड्रामा। वैसे तो मुंबई के सवाल नहीं पूछे जाते फिर भी, पर ये एक तरह का करंट अफेयर का था, क्योंकि उस टाइम पे जो वो पूछा गया था। अभी तो है 2025-2026 का याद रखना है। ठीक है। वो भी मैं करंट अफेयर लास्ट में करवा दूंगा। आगे आते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, ये आपसे पूछा गया है। उसके अलावा ये तो इन्होंने पूछा है, मैं पूछ लेता हूँ आपको। पृथ्वी के बारे में आपको कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो रिकॉल हो रहे हैं, रिकॉल कर लो फटाफट। जैसे कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 71% इसमें वाटर है। अर्थ जो है कितने साल पुराना है? तो आपको पता चाहिए 4.5 बिलियन ईयर्स इसकी एज है, या फिर पुराना है ये। ठीक है। इसकी सिर्फ एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं मून, चंद्रमा। ठीक है। सबसे डेंसिएस्ट प्लैनेट है ये, डेंसेस्ट प्लैनेट है। ठीक है। इसका शेप जो है वो ना ओवल है ना सर्कल है, इसको हम बोलते हैं जियोइड, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड। ये इसके शेप का नाम है, मतलब कि ऐसा टाइप का है कुछ, फिर मतलब यहाँ ऐसे चपटा है, यहाँ पे चपटा है, और यहाँ पे भी चपटा है, ऐसा टाइप का कुछ है, इसको हम बोलते हैं जियोइड। ठीक है। अब इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसकी पलायन वेग है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कितने कॉन्टिनेंट हैं अर्थ में? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए
कि सबसे बड़ा कौन सा है, एरिया वाइज आपको पता होना चाहिए और पॉपुलेशन वाइज भी आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन वाइज भी कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, उससे बड़ा अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा आपका, फिर साउथ अमेरिका आ जाएगा, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप, और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो सबसे बड़ा तो एशिया ही है और सेकंड नंबर पे अफ्रीका ही है। ये दोनों तक तो कॉमन है। तीसरे नंबर पे जो है आपका यूरोप आ जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है। अब अर्थ में कितनी ओशियन है, तो 5 ओशियन है। हम उसको याद करते हैं ट्रिक से जिसका नाम है पैसा। ऐसे याद करोगे तो सब बड़े से छोटा है, ये बड़े से छोटा है इस तरफ। सबसे बड़ी है पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन या फिर एंटार्क्टिक ओशियन, उसको हम सदर्न ओशियन भी बोलते हैं, और लास्ट में आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 ओशियन है और ये 7 कॉन्टिनेंट है जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू अर्थ। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है, इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। आपको पता है दिमाग जो ब्रेन होता है, जो हेड होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेन के 3 पार्ट, सबसे आगे वाला फोर ब्रेन, सबसे लास्ट वाला हाइंड ब्रेन और बीच वाला मिड ब्रेन। ऐसा समझ लो, ये जैसे आपकी खोपड़ी होती है ना, ये खोपड़ी होती है। ठीक है, तो ये फोर ब्रेन हो गया, ये हैंड ब्रेन हो गया और ये बीच वाला मिड ब्रेन हो गया। ऐसा होता है। जो फोर ब्रेन होता है उसका काम होता है थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ का, सोचने का जो काम है या फिर जो समझदारी वाला जो काम है वो आपका फोर ब्रेन का काम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। ठीक है, जो मिड ब्रेन है उसका काम है, क्या बोलते हैं, ये जैसे विजन और हियरिंग। ठीक है, जिसको हम वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या फिर वैसे कुछ रिफ्लेक्स बोल सकते हो आप। जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो मिड ब्रेन का काम है। हैंड ब्रेन का काम क्या है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आपका बीपी या वॉमिटिंग, ये हैंड ब्रेन के काम है। अब फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सैरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो सबसे बड़ा होता है आपका, एक ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सैरिब्रम, ध्यान रखना। इसका काम होता है मेमोरी का, याददाश्त का। थैलेमस का काम जो होता है वो रिलेटेड है पेन और सेंसेशन से। ठीक है, अभी बस कीवर्ड याद कर लो। और हाइपोथैलेमस जो है, ये जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है उस और जो भूख वगैरह है, इस सबको जो मेंटेन करके रखता है वो हाइपोथैलेमस है, या रेगुलेट करके रखता है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और हंगर, ये सब जो है काम इसका। ठीक है, ये चीज़ होगी। ऐसे ही मिड ब्रेन में कोई पार्ट याद नहीं करने। हैंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, हैंड ब्रेन, इसके भी 3 पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं सैरेबेलम, वो सैरेब्रम था। ठीक है, एक है पॉन्स और एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
सेरिबेलम, उसका काम क्या है, आपके पोस्चर को मेंटेन करके रखना, पोस्चर और बैलेंस को, ठीक है। मेडुलर ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, इसका काम है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का, यानी कि जो मतलब कि जैसे अपने आप होता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, आपकी हार्ट बीट होगी, है ना, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये सब किसका काम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। पॉन्स का काम क्या है कि दिमाग को आपकी रीढ़ की हड्डी से जोड़ के रखना, कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये काम है पॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेरिबेलम है और ये सेरेब्रम है, ये आपका फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये आपको याद नहीं। सेरेब्रम का काम क्या है, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब का क्या काम है, ओके। एक बार ये चीज़ देख लेना, ये फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब और ऑसिपिटल लोब, ये सब टेम्पोरल लोब क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से मतलब कि ब्रेन को लोब्स में भी डिवाइड किया जाता है। लेकिन अभी मेन चीज़ याद रखो कि ब्रेन जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 टाइप हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो है वो मेमोरी रिलेटेड है, थैलेमस जो है पेन और सेंसेशन, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्लड, बॉडी टेम्परेचर और हंगर। मिड ब्रेन का काम जो है रिफ्लेक्स का है, जैसे विजन, हेयरिंग, ठीक है। और हाइंड ब्रेन का काम जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस का है। उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम जो है वो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, इन सबको मेंटेन करता है, और पॉन्स जो है वो ब्रेन्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। अब पूछा क्या था कि वॉमिटिंग का काम किसका है, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अगली बार हम करेंगे ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लैनेट। अब इनको लंग्स ऑफ प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो यही लोग देते हैं, यही फॉरेस्ट देते हैं, इसलिए इनको लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। क्या वो मॉनसून फॉरेस्ट है, टुंड्रा फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, या टाइगर फॉरेस्ट है। तो आंसर वुड बी अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और ये कितना ऑक्सीजन देते हैं, पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है वो यही फॉरेस्ट देते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है या फिर लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा भारत में कितना फॉरेस्ट है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो भारत में कितना फॉरेस्ट है, ये हमें कैसे पता चलता है, वो पता चलता है, एक रिपोर्ट आती है IFSR की, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो अभी जो है 2023 में प्रीवियस वाली आई थी, जो कि 18th थी। IFSR करता कौन है, तो ये करता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76 है फॉरेस्ट कवर, और जो ट्री कवर है वो है आपका 3.41%। तो ओवरऑल टोटल जो है वो भारत में कितना है, 25.17% क्या बोलते हैं जंगल है। इसमें से जो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, और जो लोवेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, वो है MP में, MP के बाद है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर आता है छत्तीसगढ़ में, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। लोवेस्ट में बात करूँ तो सबसे नीचे है, सबसे कम जो है जंगल वो हरियाणा में है, ठीक है। सेकंड लास्ट पे है आपका पंजाब, और थर्ड लास्ट पे है आपका गोवा। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, वो मिजोरम में। परसेंटेज मतलब कि एरिया के हिसाब से, कि जिसका छोटा एरिया है, जैसे मतलब कि आपको पता है MP बड़ा है, तो ऑफकोर्स की बात है जंगल उसमें बड़ा होगा। ऐसे मिजोरम क्या है, मिजोरम छोटा है, उसमें अगर मतलब कि इतना भी फॉरेस्ट हो गया तो वो तो पूरा मैक्सिमम हो गया ना, ज़्यादा हो गया, समझ लो। इस तरह से आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। जो पूरा स्थल है और उससे रिलेटेड जो जिला है वो कौन कौन सा जो है गलत है, ये आपको बताना है। जैसे जोधपुरा जयपुर में है, बिल्कुल सही है। गिलंद जो है राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो गिलंद है या गिलुंद है उसको किसने खोजा था? तो उसको खोजा था बीबी लाल ने, नाम याद रखना है। ऐसी जो जोधपुरा है वहाँ पे जो कल्चर देखने को मिलता है वो आपको ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सुनरी, ये सुनरी जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल सही बात है। या ओझियायाना चित्तौड़गढ़ में है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यही ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ओझियाना जो है वो कहाँ पे? वो भीलवाड़ा में है। ठीक है, और ओझियाना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सूरज से सुखाए हुए मिट्टी के जो ईंट हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब कि जैसे जैसे मिट्टी जो मिट्टी को सुखा के जो ईंट बनते हैं उसके घर देखने को मिलते हैं ओझियाना में, इसलिए ये फेमस है। और ये किस कल्चर का है? ये आहार कल्चर का है। ठीक है, और क्या था इसमें, मैं लिख देता हूँ, हाउस मेड ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, सुनरी के बारे में मैं बताना भूल गया। सुनरी के बारे में, सुनरी क्यों फेमस है? क्योंकि सुनरी जो है एक आयरन एज साइट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपकी सुनरी है वो आयरन एज साइट है, और किस नदी के ऊपर है? तो कांथली रिवर के ऊपर है। ठीक है, बस ये दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और जगह आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे मतलब कि, अच्छा, अगर मैं स्टोन एज की बात करूँ, स्टोन एज में आपको दो साइड पता होनी चाहिए। एक है भागौर, भागौर की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और एक है नागौर, जहाँ पर पहली बार जो है पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। इसका है डिडवाना एंड जयाल। डिडवाना एंड जयाल जगह का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर। ऐसे ही आयरन एज की कुछ साइट है राजस्थान में, जिसमें आपका आ जाएगा बैरात जयपुर वाली, बैरात जयपुर। ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, और एक और थी उदयपुर की, एक और थी, चलो वो अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। फिर हम कर लेते हैं ब्रॉन्ज कॉपर एज। इसमें आपको पता है कालीबंगन, जो हनुमानगढ़ की साइड है, हनुमानगढ़ की साइड है। ये थी बलथाल उदयपुर की। ठीक है, और फिर ब्रॉन्ज में ही आपकी ज्ञानेश्वर भी, ब्रॉन्ज में ये कहाँ पे? शिखर, और शिखर में ही आपको पता है क्या बोलते हैं, कौन सा फेमस मंदिर है? और एक है अहर उदयपुर की। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये आपकी बागौर वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस देखने को मिले थे। एविडेंस ऑफ अर्ली एनिमल हस्बेंड्री, जो जानवर पालन होता है उसके यहाँ पे एविडेंस देखने को मिले थे। और साथ साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं, ह्यूमन के बरियल्स ग्राउंड भी देखने को मिले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे ही जैसे कालीबंगन है, कालीबंगन में आपको पता है कि फायर ऑल्टर्स देखने को मिले थे, है ना। और यहाँ ये टाउन प्लानिंग के लिए भी फेमस थी। और यहाँ पे एक जुता हुआ खेत यानी कि प्लव फील्ड भी देखने को मिला था। ठीक है, वहीं जो ज्ञानेश्वर है इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ कॉपर कल्चर इन इंडिया, मदर ऑफ कॉपर कल्चर इन इंडिया, ये याद रखना। अहर जो साइट है वहां पे आपको रेड ब्लैक पॉटरी देखने को मिली थी, पॉटरी। ठीक है, और एक मल्टी रूम हाउस देखने को मिला था।
मतलब एक घर में एक से ज़्यादा कमरे। और जो ये बलथाल जो उदयपुर की साइट है, ये यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, 40 फोर्ट्स दिखे, मतलब कि जो साइट है उसके आसपास जो है किले वगैरह देखने को, फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिला था। तो ये कुछ साइटें जो हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस हैं, जिनके बारे में पता होना चाहिए, जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, बेसिक बता दिया, बाकी मैं थोड़े से और धीरे धीरे जैसे हम क्लास को जो कंटिन्यू करेंगे ना, वैसे वैसे जीके की क्लासेस और लेंगे, तो मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ें बताता रहूँगा, ताकि आप जो है प्रॉपर रिवाइज करते रहें। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेंसी और इशूअर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे भी नॉट पूछा गया है कि जो है मुद्राएं और उनकी जो रियासत है कौन कौन सी जो है मैच सही नहीं है। जैसे विजयशाही बीकानेर, गजशाही जोधपुर, और क्या अखेशाही जैसलमेर और झाड़शाही जयपुर। तो झाड़शाही जो करेंसी है वो जयपुर वाले लेके आए थे, तो बिल्कुल सही है। और कौन सी डायनेस्टी लेके आई थी, तो कछवाहा डायनेस्टी। ठीक है, ये चीज़। और अखेशाही जो है जैसलमेर, ये भी बिल्कुल सही है। गजशाही जोधपुर ये गलत है, और विजयशाही बीकानेर ये भी गलत है। मतलब यहाँ पे दो गलत हो गए। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि विजयशाही जो है वो जोधपुर इशू हुई थी, और गजशाही जो है वो बीकानेर। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपोजिट कर दिया है, पर ये चीज़ भूल गए कि मतलब कि एक सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस इसकी करेंसी से रिलेटेड ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा। आगे आते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन 2021 फॉर राजस्थानी लैंग्वेज। अब देखो, क्योंकि ये पेपर 2022 में पूछा गया था, इसलिए 2021 के करंट अफेयर के सवाल पूछे गए, पर क्वेश्चन जो है वो राजस्थान से रिलेटेड ही है। ठीक है, चलो इसका मैं आंसर बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है सबसे पहली बार राजस्थान लैंग्वेज के लिए किसने जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो जीते थे आपके, फर्स्ट जीता था आपके विजयदान देता, जिनकी मैंने बुक का नाम भी बताया था आपको, अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। विजयदान देता इन द ईयर 1974। ठीक है, 2021 में साहित्य पुरस्कार जो है बहुत लोगों को मिला है। जैसे नमिता गोखले को मिला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और इनकी जो रचना है उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ऐसे ही क्या बोलते हैं, राजराही जो इनका पेन नेम है, इनका असली नाम है राजकुमार शर्मा, और इनका जो पेन नेम है वो राजशाही है। इनको भी मिला था, इनको किस भाषा के लिए मिला था, तो इनको मिला है डोगरी के लिए, और इनको मिला है शॉर्ट स्टोरीज के लिए। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था नम्मे टनल। अनुराधा शर्मा जो है उनको आसामीज लैंग्वेज में मिला था, और इनकी जो रचना थी उसका नाम था इयात एकॉन अरण्या असिल, जिसका मतलब है हेयर देयर वॉज अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब बच गई हमारी मिथेश निर्मोही, नाम से समझ में आ रहा है राजस्थानी नाम है। इनको मिला था 2021 में साहित्य पुरस्कार राजस्थानी लैंग्वेज के लिए, और इनकी रचना का नाम क्या था, इनकी रचना का नाम था मुगदी। याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, पहला किसको मिला है, विजयदान देता को की, और ये भी राजस्थानी है तो इसलिए इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं मैच दी फॉलोइंग पे। हमें मैच करना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। तो देखो, ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गंगानगर का जो है वो 30 डिग्री और 12 नॉर्थ है ना। धौलपुर का 78 डिग्री है। जैसलमेर का आपका क्या बोलते हैं 69 डिग्री है, और बांसवाड़ा का आपका 23.5 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ देंगे तो भी बेटर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
है ना, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद करना बहुत ही मुश्किल है अनटिल मतलब कि आपने राजस्थानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थानी क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का नक्शा है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं जैसलमेर हमें यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। ये जो है ये आपका 69 डिग्री है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे आप देख लो, ठीक है। और क्या बोलते हैं श्री गंगानगर जो है वो आपका नॉर्थ में देखने को मिलेगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है ये दोनों के दोनों, है ना, ये लगभग आपके क्या बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ पे हैं लगभग, ठीक है। और भीलवाड़ा आप देख सकते हैं कहाँ पे है, भीलवाड़ा ये रहा, ये भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा एकदम साउथ में है, ये आप देख सकते हैं, डूंगरपुर भी यहीं पे है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से ये चीज़ याद करनी बहुत ही टिपिकल हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी अनटिल आपको एकदम सब चीज़ जो है उनका जोग्राफी, राजस्थान का जोग्राफी जो है एकदम रटा हुआ हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं जहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है, अगर नहीं आता है तो छोड़ देने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड नंबर लेके आने हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू इन रिलेशंस टू जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था उसके रिलेटेड आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन, दिस एग्रीमेंट वॉज डन इन 1942 एडी, यह एग्रीमेंट जो है 1942 एडी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। इट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट ऑफ जलावड़, ये जो प्रिंसली स्टेट था जलावड़ उससे रिलेटेड है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट द प्रिंसली गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प द ब्रिटिश इन फ्यूचर, इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो रियासती सरकार थी वो भविष्य में अंग्रेज़ों की हेल्प नहीं करेगी, ऐसा इसका मानना था। तो आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। उससे पहले ये 1942 में हुआ था, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें मेन हस्ती कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, इसमें दो लोगों का नाम पता होना चाहिए, एक है हीरालाल शास्त्री और दूसरे हैं आपके मिर्ज़ा इस्माइल, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये कहाँ हुआ था, तो ये जलावड़ में ना होके ये किससे रिलेटेड था, ये जयपुर से रिलेटेड था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ये बात कही गई थी कि जो रियासती सरकार है वो फ्यूचर में ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं करेगी, तो तीसरा वाला भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत है, तो ओनली 2 गलत है, ठीक है। उसके अलावा जेंटलमैन एग्रीमेंट में ये बात भी कही गई थी कि जो जयपुर महामंडल है, जो प्रजामंडल है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट से दूर रहेगा, ये बात भी कही गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा 2 जेंटलमैन एग्रीमेंट हुए थे, एक तो 1942 वाला आपको याद रखना है, एक और था जो 1956 में हुआ था, वो भी पता होना चाहिए, ये इसका नाम भी जेंटलमैन एग्रीमेंट था, ठीक है। ये हुआ था तेलंगाना और आंध्रा के बीच में, तेलंगाना एंड आंध्रा के बीच में। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि जो आंध्रा के लोग थे वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे तेलंगाना लोगों के खिलाफ, इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो है ये जेंटलमैन एग्रीमेंट 1956 वाला हुआ था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस आपको राज्य पता होना चाहिए किस राज्य में हुआ था, ठीक है। बाकी ये इस तरह, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पर फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, क्या पता बाई चांस गलती से आ जाए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, लाल और पीली मिट्टी यानी कि रेड एंड येलो सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो लाल और येलो मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भिलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, थोंक या जयपुर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भिलवाड़ा, अजमेर,
या अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, जैसे कि जो कोटा और बूंदी वाला इलाका है, यहाँ तो आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, तो ये तो गलत हो गया। अब ब्लैक सॉइल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल को ही हम रेगुर बोलते हैं, है ना। और ये जो है क्या बोलते हैं किस किस क्रॉप के लिए लाभदायक है, तो कॉटन क्रॉप, है ना। और कॉटन क्रॉप को उगाने के लिए कितने दिन की ज़रूरत होती है, तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, कोटा और बूंदी जहाँ पे होगा वो ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सिरोही, अजमेर और टोंक, जो टोंक इलाका है वहाँ पे आपकी देखने को मिलती है ब्राउन सॉइल। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पे आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है। रेड सॉइल क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है उसमें जो है फेरस कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए रेड सॉइल होती है। और जब क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा धूप वगैरह पड़ती है तो वो जो रेड सॉइल है वो येलो सॉइल में तब्दील हो जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है, और अगर मैं राजस्थान का सॉइल मैप बनाऊं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये आपकी डेजर्ट सॉइल है ना। और ये कौन सा, ये जैसलमेर वाला इलाका है, ये जैसलमेर है ना। ये बीकानेर हो गया, तो ये जो इलाका है ये आपका डेजर्ट सॉइल का है। ओके, अगर मैं ग्रे सॉइल की बात करूं तो ये जो इलाका है टॉप मोस्ट श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, ये आपकी ग्रे और ब्राउन सॉइल है। ठीक है, और रेड एंड येलो कहाँ पे, तो रेड एंड येलो आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, दिख रहा है आपको रेड एंड येलो, कौन सा इलाका, ये अजमेर वाला इलाका, अजमेर, जयपुर, ये अलवर वाला जो इलाका है, सॉरी अजमेर, और उससे भी नीचे जो इलाका है ये आपका रेड एंड येलो सॉइल के लिए। ठीक है, और जो ये सबसे नीचे वाला इलाका है ये इलाका, ये आपकी एलुवियल सॉइल है। आपको पता है एलुवियल सॉइल दो तरीके की होती है, एक को भांगर बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल किस किस नाम से जानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है आपका सॉइल मैप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ यही क्वेश्चन मैंने देखा है, बाकी जो है सॉइल से रिलेटेड इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। फिर भी एक बार आपको मैप को बस देखना है, ठीक है, और उसी से आप मतलब कि सॉल्व कर लेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बस मेन चीज़ देख लो कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके आसपास हैं। ओके, आगे आते हैं। इन 17th सेंचुरी सिसोदिया राठौर अलायंस द रूलर ऑफ मेवाड़ वॉस, तो 17वीं शताब्दी में जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन था उसमें मेवाड़ के राजा कौन थे, मेवाड़ के शासक कौन थे। 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो राजा थे वो आपके महाराणा राज सिंह फर्स्ट थे। ठीक है, महाराणा राज सिंह फर्स्ट। इनके बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्होंने जो है मेवाड़ पे कब्जा कब किया था, तो ईयर याद रखना 1652 में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने क्या चीज़ बनवाई है, तो इन्होंने बनवाई है आपकी जो राज सामंद लेक है, वो इन्होंने बनवाई थी, जो कंकरौली। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और इनके बारे में पता होनी चाहिए कि ये जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो लेकर आए थे आगरा से। श्रीनाथ जी की मूर्ति लिख लो या फिर आइडल मूर्ति लिख लो। ठीक है, कहाँ से, आगरा से, ये चीज़। उसके अलावा जो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट हैं, इनके बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ के चारों तरफ जो आप दीवार देखते हैं ना, वो इन्होंने बनवाई थी। जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके आसपास जो दीवार है वो इन्होंने बनवाई थी महाराणा जगत सिंह दी फर्स्ट ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। हवेली पेंटिंग बिलोंग टू विच सेंचुरी, तो हवेली चित्रकला जो है वो किस शताब्दी की देन है, ये आपसे पूछा गया है। उससे पहले ये किसके टाइम पे ये जो है ये मतलब कि प्रसिद्ध हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना ये इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले शेखावत जो राजपूत हुआ करते थे उनके टाइम पे, शेखावत राजपूत के टाइम पे। और कब, तो
इन दी 19th सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा अगर मैं आपको देखो, सिर्फ हवेली पेंटिंग्स नहीं है, आपको पता है राजस्थान जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है। तो राजस्थानी पेंटिंग्स के 4 स्कूल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मेवाड़, मारवाड़, धुंधार और हथौड़ी हथौड़ी। ठीक है, मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। 4 स्कूल्स हैं, मेवाड़, मारवाड़, धुंधार और हथौड़ी। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी स्टाइल आती है थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि छावंद स्टाइल जो है वो मेवाड़ की है, छावंद स्टाइल। ठीक है, उदयपुर स्टाइल भी यहीं की है और नथवाड़ा स्टाइल भी यहीं की। ठीक है, मारवाड़ की आपकी हो जाएगी जोधपुरी स्टाइल, बीकानेर स्टाइल, किशनगढ़ स्टाइल और अजमेर स्टाइल। धुंधार की आपकी हो जाएगी आमेर की स्टाइल, जयपुर की स्टाइल, शेखावती स्टाइल और अलवर की। वहीं हथौटी में आपको याद रखना है कोटा, बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स और जलावर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। ये जो है हथौड़ी स्कूल में इनको काउंट किया जाता है। तो याद रखना है कि राजस्थान पेंटिंग्स के 4 स्कूल जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि और भी हैं, पर मेनली हम जो है 4 स्कूल्स में क्लासीफाई करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट हैं, मेवाड़, मारवाड़, धुंधार और हथौड़ी। ठीक है, और उसमें ये जो स्टाइल्स आती हैं इनके बारे में पूछ लेता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, आगे आते हैं। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब क्लाइमेट रीजन और बताना है कौन से राजस्थान के किस एरिया में वो चीज़ है, आपको बताना है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। अच्छा, क्लाइमेट के बारे में आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्लाइमेट के बारे में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ एक है कोयपन क्लासिफिकेशन, जो कोयपन साहब थे इन्होंने क्लाइमेट की क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन दी थी। और एक और थे जो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, जिनको हम थॉर्नवेट बोलते हैं, थॉर्नवेट। इन्होंने भी क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन दी थी इन द ईयर 1931। इनका पूरा नाम है चार्ल्स वॉरेन थॉर्नवेट। ठीक है, ये 2 जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये किसकी है, तो ये जो है ये है थॉर्नवेट की क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ कोयपन की, तो कोयपन ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो ये थी, ये कोयपन की क्लासिफिकेशन, जिसमें ए का मतलब है ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल, बी का मतलब है टेम्परेट या फिर एरिड, सी का मतलब है वार्म टेम्परेट, डी का मतलब है कॉन्टिनेंटल, ई का मतलब है पोलर। ठीक है, और अगर मैं ये कैपिटल में है, स्मॉल में अगर बात करेंगे तो एफ मतलब फुली बारिश, ऐसे याद कर लो। एस मतलब समर ड्राई, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, एम मतलब मानसून, एस मतलब स्टेपी, डब्ल्यू मतलब डेजर्ट। ठीक है, वैसे ही हॉट एरिड, कोल्ड एरिड, हॉट समर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि आपके राजस्थान का, मैं यहाँ पे नक्शा बना देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा है, ऐसा था, ऐसा है। ठीक है, अब आप मतलब कि आईडी लगा लेंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, आगे जगह है, अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, तो ये जैसलमेर वाला इलाका है, ये आपको पता है, ये जैसलमेर वाला इलाका है। तो कोयपन के हिसाब से इन्होंने कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन दिया। ये जो क्या बोलते हैं डेजर्ट वाला इलाका है, इसको इन्होंने दिया बी एरिड इलाका है, विंटर ड्राई है, और क्या बोलते हैं हॉट एरिड है, और BWHW या BWH ये जो है एरिड डेजर्ट है, एरिड हॉट डेजर्ट, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। वैसे ही आप ये इलाका अगर मैं बात करूँ, इस इलाके की बात करूँ, ठीक है, तो ये इलाका आपका है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो CWG,
यानी कि वार्म टेम्परेट और विंटर ड्राई। और जी से क्या है आपका, जी से क्या है, जी गंगा प्लेन। ठीक है, तो यहां पे जो है मानसून आता है पर लिमिटेड मानसून है, ये चीज़ आज नहीं है। मतलब जैसे जैसे नीचे आता जाओगे वैसे वैसे मानसून आपको देखने को मिलेगा। ये जो इलाका है, अगर मैं बात करूं, ये कट कर लेते हैं, ये जो इलाका है इसकी क्लासिफिकेशन है BSH W। यानी कि आपको यहाँ पर स्टेपी फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, स्टेपी वेजिटेशन देखने को मिलेगा, या फिर स्टेपी वेजिटेशन और थॉर्नी बुश आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। बट आप यहाँ देखिए S है और W है, यानी कि यहाँ पर समर भी ड्राई है, विंटर भी ड्राई है। और ये कौन सा इलाका है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे ही जयपुर आता है ना, और बूंदी भी यहीं पे आती है। ठीक है, ये इलाका कौन सा है, ये जोधपुर है, बीकानेर, बीकानेर तो यहाँ पे है, बीकानेर यहाँ पे आएगा, ये बीकानेर है, ये जोधपुर है, जलौर है। ठीक है, अब बच गया ये वाला, ये दोनों, तो इनकी क्लासिफिकेशन है AW से। यानी कि यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल विंटर ड्राई है, ट्रॉपिकल विंटर ड्राई, यानी कि समर में आपकी बारिश होती है, समर में रेनफॉल होती है। तो ये इलाका है राजस्थान का, जिसको क्लासीफाई कर रखा है किसने, कोयपन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं थॉर्नवेट की, तो थॉर्नवेट ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं CAW, यानी कि ये इलाका जो है वो वेट समर एंड ड्राई विंटर है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है आपको, सवाना और मॉनसून। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और जलावर। ठीक है, DAW का मतलब क्या है, DAW का मतलब है यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, सेमी एरिड एरिया है ये। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो अच्छी खासी है, मतलब कि जो गर्मी होती है वहाँ पे अच्छा खासा गर्मी होती है दबा के, मतलब अच्छा खासा राइस इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। DBW जो है, अच्छा ये जो इलाका है ये आपका अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं वो कौन सा इलाका है, जो ये जो सेंटर वाला जो इलाका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, DBW का मतलब क्या है, अगर अच्छा मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ ना एक बार, जैसे ये राजस्थान है, हाँ एक बार बन गया, दोबारा अच्छे से नहीं बनता यार, यही दिक्कत है। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोलते हैं CAW की बात करूँ, तो ये वाला इलाका जो है ना, ये जो इलाका है ये आपका CAW है, वेट समर एंड ड्राई विंटर। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या था DAW, तो DAW आपका जो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है ये DAW है। कौन सा है, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी भी यहीं पे है। ठीक है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर भी यहीं पे, अजमेर भी यहीं पे, ये जो इलाका है ये आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट है ना। और ये क्या बोलते हैं, सॉरी ट्रॉपिकल डेजर्ट बोल रहा हूँ मैं, ये समर में यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है। ठीक है, और सेमी एरिड इलाका है ये। ठीक है, उसके अलावा DBW की बात करूँ मैं, तो ये जो इलाका है श्री गंगानगर वाला, हनुमानगढ़ वाला, इसको क्लासिफाई करते हैं DBW से। ठीक है, यहाँ नहीं, अभी मैंने बताया था यहाँ पे भी समर ड्राई और विंटर ड्राई दोनों ड्राई होती हैं। ठीक है, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला, चुरू वाला जो इलाका है ये DBW वाला है। EAD वाला है ये जो इलाका है जो बच गया, EAD, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो है आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, पता है आपको। और ये जैसलमेर वाला जो इलाका है बहुत गर्म होता है, और यहाँ पे बारिश बिल्कुल ना के बराबर, मतलब होती ही नहीं है, तो ये EAD वाला इलाका है। ठीक, इस तरह से जो है क्या बोलते हैं थॉर्नवेट ने क्लासीफाई किया था राजस्थान को, अगर मैं मतलब कि ऐसा बोलूँ तो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। DBW क्लाइमेट रीजन नॉर्थन राजस्थान, बिल्कुल सही है ना, आपने देखा था, जिसकी मतलब कि मैं वापस फटाक से समझा देता हूँ ऐसे करके है। नॉर्थ वाला ये वाला जो है, ये वाला जो है ये DBW था, बिल्कुल सही है ना, DBW।
डब्ल्यू था, जहाँ पर समर ड्राई और विंटर ड्राई था। ठीक है, उसके बाद CAW जो है साउथ ईस्टर्न था, बिल्कुल सही है। ये वाला जो इलाका है ये आपका CAW था, है ना। यहाँ पे समर जो है उसमें बारिश होती है, लेकिन विंटर जो है वो ड्राई रहता है। ठीक है, EAD जो है वो आपका ईस्टर्न राजस्थान था, नहीं ईस्टर्न राजस्थान नहीं था, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान था, ये वाला इलाका जो EAD। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश ना के बराबर होती है, डेजर्ट है, एक तो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन या फिर कौन सा जो है लैंडस्केप वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है मारुस्थली जो है वो देखने को मिलेगी, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट है पूरा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, बस कुछ नहीं, आपको बस ये अगर ये डायग्राम बस याद है ना, ये 2 डायग्राम आपको याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, क्योंकि देखो मीनिंग तो पता करना, अगर मैं इसको बताऊं तो आपको मैं उसको पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा। जैसे डी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब सिंपल विंटर ड्राई ही है, लेकिन वही चीज़ है कि मुझे आपको ये सब ब्रीफ में बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए चाहिए टाइम। यहाँ पे हम जो है सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो बस आपको जो है अगर ये पता है कि कहाँ किस जगह पे जो है उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ठीक है, आते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। विटामिन ई, लाइकोपीन या एस्पार्टेन या फिर सेलेनियम। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, लाइकोपीन भी है, सेलेनियम भी है, एस्पार्टेन नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट की, तो आप देख सकते हैं विटामिन ई जो है वो कहाँ किस में देखने को मिलता है, सनफ्लावर सीड, एलिमेंट्स, ये सब में। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट ये बताना चाहिए, EAC। सेलेनियम आपको याद रखना है, एंथ्रोसाइनिन याद करना है, लाइकोपीन याद करना है, ल्यूटिन याद करना है, और बस ये कुछ आपको याद करने हैं जिनके बारे में जो है क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी कुछ ये लोग जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे। ठीक है, और विटामिन ए से कौन सी होती है डिजीज़, सी से स्कर्वी होती है, ये सब आपको पता तो होगा ही। मैंने अगर नहीं पता है तो जब जैसे एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे मैं आपको सारे विटामिन के उनके जो साइंटिफिक नेम है, उनसे होने वाली जो डिजीज़ होती हैं, उन सभी के बारे में जो है एक ब्रीफ दे दूँगा, जिससे आपको जो है आइडिया मिल जाएगा और आपका अच्छा खासा रिविजन भी हो जाएगा। अभी बस इतना याद रखो कि एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पे हमें जो है माइन और मिनरल, कौन सी राजस्थान की माइन में कौन सा मिनरल मिलता है ये हमें देखना है। दिगाना में, मांडो की पल, ये कहाँ पे है, डूंगारपुर में है। ये मांडो की पाल डूंगारपुर में, ठीक है। जमालकोटरा या गौत मैंगलोर। तो देखो टंगस्टन, फ्लोरोस्पार, फॉस्फेट या जिप्सम, सीधा सीधा आंसर है इसका। ठीक है, अब ये बहुत लोगों को याद नहीं होता है। ठीक है, इसका वैसे तो आंसर सीधा सीधा है, लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं होता है। बट जैसे कि मांडो की पाल जो है ये फ्लोरोस्पार के लिए बहुत फेमस है, इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। और देगाना टंगस्टन के लिए फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ राजस्थान का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। जो क्या बोलते हैं, जो जैसलमेर है, यहाँ पे ज़्यादातर जिप्सम की जिप्सम प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं टंगस्टन की बात करूँ तो नागौर, यहाँ पे है ना, उदयपुर साइड, ये सब जो है टंगस्टन इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे चुरू में भी है। और ये जो आप रेक्टेंगल डब्बे देख रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं, ये आपके जिप्सम के हैं। ठीक है, कॉपर के ये ट्राइंगल हैं जो राइट साइड को फेस कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो है। अच्छा, मैंने गलत बता दिया क्या, ये जो है आपका कॉपर का है। ठीक है, तो ये कुछ जो है क्या बोलते हैं मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है
राजस्थान का कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है देखने को मिलती है आपको, कौन सा मिनरल जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें से बीकानेर को बीकानेर और जैसलमेर जो है ये दोनों जो है जिप्सम के लिए है। ठीक है, ये भी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो नॉर्थ जो ईस्ट जो डेजर्ट वाला इलाका है वहाँ पे ज़्यादातर जो है, ये डेजर्ट वाला जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो जिप्सम के ही मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये एक तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी कर ले जाओगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट हिसामुद्दीन यानी स्वर्गीय हिसामुद्दीन वॉज एन अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट ऑफ विच क्राफ्ट। तो जो है वो किस हस्तशिल्प के कलाकार रहे हैं ये आपको बताना है। क्या वो जटपट्टी कला के रहे हैं, मीनाकारी के रहे हैं, उस्ता कला के रहे हैं, या थेवा कला के रहे हैं, किसके रहे हैं। तो पहली बात, ये कहाँ के हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये बीकानेर के लिए, बीकानेर के फेमस आर्टिस्ट हैं। और ये किस कला में फेमस रहे हैं, तो ये उस्ता कला में फेमस रहे हैं या फिर उस्ता क्राफ्ट में फेमस रहे हैं। ये बेसिकली एक लेदर क्राफ्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो है बहुत सारे जो है आर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, लेदर आर्ट हो गया, वुड आर्ट हो गया। वुड आर्ट आप देख चुके हैं, पिछली क्लास में बेवान करके देखा था आपने, वो क्या था, वो एक वुड क्राफ्ट है एक तरह का। ठीक है, उसके अलावा जो हिसामुद्दीन हैं ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इनको पद्मश्री भी मिला है, 1986 में इनको पद्मश्री मिला है, और इनको नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्टमैन मिला है 1967 में। नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्टमैन। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जटपट्टी क्राफ्ट की, तो इसको भाई इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसको गोटा पट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, और लप्पे का काम भी बोलते हैं इसको, है ना, और इसको गोटा चिनारी भी बोलते हैं, गोटा किनारी भी बोलते हैं, लप्पे का काम या गोटा किनारी, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको राजस्थान के आर्ट्स के बारे में बता देता हूँ, जो पूछ सकते हैं, जो पूछे गए हैं, क्योंकि मतलब कुछ बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं डाइंग से पहले। डाइंग आर्ट जो है, इसमें आ जाएगा आपका पौंचा, ठीक है, लिहारिया और चुनरी। डाइंग समझते हो ना, जो कलर होता है, कपड़ों में कलर किया जाता है, उसको डाइंग बोलते हैं। फिर आ जाता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में आपका आ जाएगा अजरक प्रिंटिंग, अजरक प्रिंटिंग, है ना, मलीर प्रिंटिंग, मलीर हो गया, बातिक हो गया, डाबू हो गया, संगनेरी हो गया, संगनेरी, और बगरू हो गया। ये प्रिंटिंग के आर्ट्स हैं। ठीक है, ज्वेलरी मेकिंग की बात करें अगर, तो ज्वेलरी मेकिंग में आपको दो याद करने, एक तो मीनाकारी हो गया, है ना, और एक थेवा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पत्थरों के ऊपर जो होती है क्राफ्ट, उसको बात करूँ, स्टोन क्राफ्ट की बात करूँ, तो इसमें एक तो कम चीनी आ जाएगा। कम चीनी को ही हम बोलते हैं ब्लू पॉटरी। ठीक है, और जो टेराकोटा से बनती है पॉटरी, उसको हम बोलते हैं मोलेला। ठीक है, वुड क्राफ्ट तो आपको पता चल ही गया है। वुड क्राफ्ट एक तो बेवान हो गया, सॉरी, और एक और याद कर लो, कावड़ यात्रा या फिर कावड़। ठीक है, लेदर आर्ट तो आपको पता चल ही गया है कि उस्ता आर्ट जो है वो लेदर का ही टाइप है। बस इतनी चीज़ें आप याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, और आपको आराम से जो है 1-2 नंबर तो देखे जाएगा ही जाएगा, ये पक्की बात है। आगे आते हैं, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ फॉलोइंग बैटल्स। आपको बताना है कि कौन सी बैटल जो है पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। तो बैटल ऑफ हल्दियारी कब हुई थी? 1576 में, 1576 में। किसके बीच में हुई थी? राणा सांगा और बाबर के बीच में। बैटल ऑफ खानवा या किसके बीच में हुई थी? 1527 में हुई थी। ये हुई थी आपके, सॉरी, बैटल ऑफ खानवा हुई थी
राणा सांगा और बाबर के बीच में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी। ये जो बाबर और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, महाराणा प्रताप और उसके बीच में बाबर का अकबर के बीच में, सॉरी अकबर की तरफ से मान सिंह लड़े थे, ठीक है। और बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई थी, तो ये आपको पता है जो 2 तराइन की युद्ध हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में और ये हुई थी 1192 में। किसके बीच में हुई थी, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने आसानी से मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। दूसरी बैटल में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, किसकी मदद से, तो आपको पता होना चाहिए इनके पृथ्वीराज चौहान के ससुर का क्या नाम था, एकदम से मेरे दिमाग से निकल रहा है। उनकी मदद से जो है ये पृथ्वीराज को हराते हैं, फिर बाद में मोहम्मद गौरी जो है उनको भी हराता है। और उस बैटल का नाम बताइए जिसमें पृथ्वीराज चौहान के ससुर को जो है मोहम्मद गौरी हराता है। तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आएगी आपका तराइन का युद्ध, फिर खानवा, फिर हल्दीघाटी, यानी 3 to 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वही है ना, एकदम से मेरे दिमाग में उन राजा का नाम ही याद नहीं आ रहा जो जिन्होंने मतलब कि मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। बस ये याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं, ससुर है उसका। दिमाग भी पता नहीं कभी कभी क्या खेल खेलता है। आते हैं, ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज़ द एंशियंट हिस्टोरिकल प्लेस आश्रमपट्टन नोन इन मॉडर्न टाइम्स। तो आश्रमपट्टन को आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, भीनमाल, या फिर केशरी पाटन, या फिर झालरा पाटन, या फिर विराटनगर। तो याद रखना, आश्रम पाटन को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, किश्वराय पाटन के नाम से, ठीक है। और आपको पता है यहीं पे जो है एक बहुत फेमस जो है केशव राय टेम्पल है, केशव राय टेम्पल, ठीक है। ये किन भगवान से रिलेटेड है, तो याद रखना लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है बूंदी में है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था, ये वक्त पता नहीं चाहिए। तो इसको बनवाया था जो राव राजा छत्रसाल थे, राव राजा छत्रसाल इन्होंने बनवाया था। किस ईयर में बनाया था ये आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा आप मुझे बताइए, मैंने आपको जो है पहले बहुत ही फेमस मंदिर बताए थे, कौन सी जगह पे कौन सा कहाँ पे है। आप उसमें बताइए कि शिखर में कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मुझे आप बताइए कि कौन सा मंदिर था, एकदम से नाम भी याद आ रहा है, नाम भी याद नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं, अच्छा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पे है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पे है। और कौन से फेमस मंदिर है, एकदम से मुझे नाम एकदम से बस मिस कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान में किस जगह पे। और जितने भी टेम्पल्स हैं जिनको मैंने रिवाइज करवाया था वो सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उनसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे जो है हमारा आज का लेसन चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, वीडियो ख़त्म होता है। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एक तरह से ये देख लो कि एक ही दिन में दोनों पेपर निकालने हैं और दोनों क्वालिफाइंग है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 2 में अच्छा किया तो पेपर 1 ख़राब भी हुआ तो आप मतलब निकाल लोगे, ऐसा नहीं है, दोनों क्वालिफाइंग है। तो उसी के लिए जो है हम ये सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम जो है वेरियस सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे पैडागॉगी हो गया, जनरल एबिलिटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये जो पेपर 2 वाला जो है सब्जेक्ट वो हो गया, और जनरल स्टडीज़ हो गया। एबिलिटी में हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों को देख रहे हैं, और इसमें हम वही क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो PYQs या फिर जो PYQs हैं या फिर जो RSB ने पहले पूछे हुए हैं, ताकि हमें एक पैटर्न का अंदाज़ा मिल सके कि किस
जगह से कितने क्वेश्चंस कितनी मात्रा में पूछे गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।